नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट में, जिससे हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने बात किया था तरंग के बारे में। तरंग का वन शॉट वीडियो था जिसमें क्लास 9 और क्लास 8 के लिए काफी इंपॉर्टेंट तरंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते थे, सारे क्वेश्चंस सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था। आई होप उस वीडियो का आपने काफी अच्छे से अच्छा लगा होगा। आप उस वीडियो का आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा अच्छा लगा मुझे देखकर ये सारी चीजें। सो उसी को प्यार को आगे बढ़ाते हुए हमने नया वीडियो आज अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करें आज गति के बारे में। गति का समय क्लास 9 और क्लास 8 एनएमएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपसे, क्योंकि ये भी वन शॉट वीडियो मैं ट्राई करूंगा। वन शॉट वीडियो जिसमें हम गति से रिलेटेड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन कितने गति के समीकरण होते हैं, जड़त्व क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में कवर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। चलिए तो जी, ये चैनल का नाम है धनंजय कंसेप्ट, जिसमें हम लोग साइंस के रिलेटेड जितने भी क्लास 6 से 12 तक के साइंस जो भी है सारे टॉपिक्स हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे होंगे। किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? मोशन। और ये किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? वो बच्चे जो क्लास 9 में और क्लास 8 के एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये है। ठीक है, चलिए चलो तो हम बात करते हैं मोशन। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो तो हम बोलते हैं गति में। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं कि ये गति में। देखिए भाई साहब, ये जो ऑब्जेक्ट है गति में, तो गति में होने का जो कंडीशन होती है उसका कंडीशन चलना पड़ेगा, उसका स्थान में परिवर्तन करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट टू उसका स्थान में पोजिशन में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो सबसे पहले हम समझेंगे अवस्था क्या होता है। अवस्था को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। देखो, स्टेट दो तरह का होता है। कितने तरह का स्टेट होता है? स्टेट दो तरह का। जो पहला स्टेट होता है गति का अवस्था होता है। ठीक है, गति अवस्था जिसको मोशन स्टेट बोलते हैं। जो दूसरा होता है वो विराम का अवस्था होता है बच्चा। ठीक है, विराम का अवस्था होता है। अब कैसे किसी को समझाएंगे या फिर समझेंगे कि विराम का रेस्ट का कंडीशन क्या होता है और गति का कंडीशन क्या होता है। देखिए प्यार से समझिएगा, जितने चीजें मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए ये विराम की अवस्था। तो विराम की अवस्था कब उत्पन्न होती है बच्चा? जब कोई भी वस्तु है समय के रिस्पेक्ट पे अपना स्थानीय परिवर्तन नहीं करे। जैसे कि मेरे सामने ये मार्कर पड़ा है। ठीक है, ये मार्कर हम देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ, अभी भी रखा हुआ, समय बीत रहा है, हम देख रहे हैं घड़ी में समय देख रहे हैं, समय के साथ देख रहे हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, हर एक सेकंड पर मैं देख पा रहा हूँ कि अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहे। तो बच्चा क्या बोलेंगे कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे वस्तु किसमें? विराम में। गति में कब बोलेंगे? जब वस्तु कोई समय के साथ अपने अवस्था में परिवर्तन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? गति में। जैसे मेरे सामने फैन चल रहा है, फैन का जो इसमें जितने भी पंखी लगी है, ये पंखी क्या कर रही है? समय के साथ, समय बढ़ा है उसके साथ अपना स्थान में परिवर्तन कर रही है, हम बोलेंगे गति में। एक दूसरा फैन है जो कि स्टॉप है। इसका मतलब देख रहे हैं जो फैन है जिस पोजीशन पे था अभी उसी पोजीशन पे, उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे? गति में और रेस्ट में। ठीक है, तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने गति में परिवर्तन कर रहा है तो उसको बोलते हैं गति अवस्था। When object is changes its position with respect to time is known as motion. What is motion? Motion is a state in which object changes its position with respect to time is known as motion. What about rest? Rest is a state in which any object does not change its position with respect to time. मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे ये रेस्ट की अवस्था में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि गति की अवस्था। समझ में? अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो रेस्ट गति की अवस्था में, और पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो इसका मतलब रेस्ट की। तो इसका डायग्राम बनता है ना, ये देखो, ये समय होता है जिसको टाइम बोलते हैं, ये आपका हो जाता है ये क्या? दूरी या स्थिति बोलेंगे। स्थिति को दूरी के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा डायग्राम होगा,
तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा तो हम बोलेंगे देखिए रेस्ट का डायग्राम। अब कैसे समझेंगे रेस्ट क्या है कि देखिए मान लीजिए समय है तो ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है। मैंने नीचे लिखना चाहिए था, मैं समय था तो इसको मिटाया नहीं, ऊपर लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये रहा पोजीशन 5 मीटर, ये पोजीशन कितना रहा 10 मीटर। हम क्या देख पा रहे 1 सेकेंड में भी 10 मीटर पे था, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 10 मीटर था। मतलब कि जो उसका स्थान था 10 मीटर की अवस्था पे अभी भी है, पहले भी था, समय बदल रहे अभी भी है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे बच्चों, इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जो इसके स्थान में परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा है तो ये किसका ग्राफ है, इस ग्राफ है रेस्ट का, विराम का ग्राफ है। मोशन का ग्राफ कैसा होता है, मोशन का ग्राफ आप जब ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये रहा समय और ये रहा दूरी या स्थिति। ठीक है, ये समय रहेगा तो सेकंड में रहेगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर। तो कुछ ऐसा हो तो बोलेंगे एक समान गति से जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है तो असमान गति से जा रहा है। ये गति क्या देखो, समय के साथ उस स्थान में 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 3 सेकेंड 15 मीटर जा रहा होगा। तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे बच्चा कि देखो मेरे ये गति की अवस्था। तो आप आई होप आप समझ गए कि गति की अवस्था और विराम की अवस्था से आप कैसे डिफाइन करें, कैसे समझें कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है और कैसे समझें कोई वस्तु गति में। तो गति में ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट गति में होती है जब समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं तो गति के प्रकार पढ़ते हैं। गति कितने कितने प्रकार का होता है, गति के प्रकार जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ। हम इन टाइप ऑफ मोशंस वी है, कितने तरह के हमारे पास गति है। देखिए गति के बहुत सारे प्रकार हैं, आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। ठीक है, जो दूसरा होता है आवर्ती गति, तीसरा होता है दोलन गति, चौथा होता है वृत्तीय गति। ये बहुत सारे गति के आपको प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार होते हैं। आवर्ती गति, दोलन गति, फिर आपको घूर्णन गति भी मिलती है। बच्चों कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करेंगे सरल रेखीय को, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको एक और नाम से लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है आवर्ती गति का पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा को बोलते हैं दोलन गति, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मोशन। जो चौथा होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो पांचवा होता है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए तो अब समझने का प्रयास करें, एक एक करके एकदम प्यार से समझेंगे विथ एग्जांपल। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सी सरल रेखीय गति कब होती है, आवर्ती गति कब होती है, दोलन गति कब होती है, वृत्तीय गति होती है, और उसके बाद आपका घूर्णन गति क्या होता है। चलिए समझते एकदम प्यार से। ठीक है, तो बच्चे सरल रेखीय, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, जैसे कि कोई वस्तु एक सीधी गति रेखा में गति कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए भाई साहब मेरा सरल रेखीय गति, राइट। जब किसी वस्तु का जो स्थान में परिवर्तन हो तो एक सीधी रेखा में होगा और एक सीधी में होगा,
1D में होगा, 1 डायमेंशन में होगा, तो आप बोले क्या होगा कि देखिए मेरा कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। इसका डिफिनीशन कैसे लिखना होगा, तो कैसे आप लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती हो तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो सरल रेखीय गति कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है, या इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। डिड यू गेट इट बच्चे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल होता है कि, ठीक है, देखिए इस एग्जांपल, कोई सीधा रोड पर चलती कार, एक कार चल रही है एक सीधी रेखा पे, तो हम बोलेंगे कि देखिए कि वो कौन सा गति है, सरल रेखीय गति। या फिर किसी बंदूक जो है छोड़ा गया गोली होता है, वो किस रेखा में, जो प्रकाश से गति क्या होता है, सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आवर्ती गति क्या होता है, आवर्ती गति समझ लेते हैं। देखिए जब कोई वस्तु होती है एक समय के बाद अपनी गति को रिपीट करती है, ठीक है, किसी वस्तु का जब गति होती है और एक समय के बाद रिपीट करती है तो बोलेंगे आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। वन पीरियड के बाद वो अपनी गति को रिपीट कर रहा है। व्हेन मोशन इज रिपीट्स इट्स ओन मोशन आफ्टर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करते हो तो उसी को बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती क्या होता है, जब कोई वस्तु अपना गति को एक समय के बाद फिर से रिपीट करे, जैसे आपके घड़ी का जो सुई होता है उसका गति, घड़ी के पेंडुलम का गति, घड़ी का जो पेंडुलम उसका गति क्या होता है, एक फिक्स समय के बाद इधर जाता है और एक फिक्स समय उधर जाता है, एक फिक्स समय के बाद इधर जाता है और एक फिक्स समय के बाद इधर, जैसे ऐसे होता है घड़ी होता है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे लगा, एक समय का ऐसे ऐसे, एक इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, गया आया गया फिर वापस आया। ठीक है, तो जितने समय में गया उतने समय में आया, उतने समय में गया जितने समय में आया। तो जो वस्तु ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो गति होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक गति होता है। ठीक है, घड़ी का जो गति होता है, घड़ी का गति क्या होगा, पीरियोडिक गति होगा। जो आपको घड़ी होता है, घड़ी का जो सुई होता है, सुई का जो गति होते है, 60 सेकंड के बाद जो मिनट की सेकंड की सुई रिपीट करते हैं, 60 मिनट के बाद आप मिनट की सुई रिपीट करते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर अगला चक्कर भी करने में कितना समय लगता है, 60 मिनट ही समय लगता है। तो वही तो क्या होता है, वही आवर्ती गति है। मतलब कोई भी किसी तरह की गति हो, सरल रेखीय गति हो, कैसा भी गति हो, इससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि एक फिक्स समय के बाद अपनी गति को रिपीट कर। जैसे कि ये फैन चल रहा है, एक फैन चल रहा है, स्टार्टिंग में तो पीरियोडिक मोशन नहीं था, लेकिन एक समय के बाद आफ्टर सम टाइम इसका जो स्पीड हो गया सेम हो गया, तो अपने स्पीड को एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है, अगला चक्कर में उतना ही समय लग रहा है। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु अपनी गति को, जब कोई वस्तु अपनी गति को रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन के मतलब दोलन गति होती है। जब कोई वस्तु किसी माध्य पोजीशन के इधर उधर गति करे, जैसे कि ये पेंडुलम था, ये पेंडुलम का जो ये होता है इसी को माध्य स्थिति बोलते हैं। जब पेंडुलम अपने सामान्य स्थिति में होती है तो उसको माध्य स्थिति बोलते हैं। तो माध्य स्थिति से दाएं और माध्य स्थिति से बाएं गति करेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, दोलन गति होती है। ठीक है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, जो घड़ी टन टन वाला नहीं होती घड़ी, उसमें लटका रहता है, एक बार ऐसे ऐसे करते रहता है, ये सेकंड दिखा रहा होता है, टन टन टन, तो गति क्या होता है, वही गति आपका क्या होता है, दोलन गति होती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन के ट्रू, इसको ट्रू बोलते हैं और इसको प्रो बोलते हैं। ट्रू मतलब ट्रू और प्रो गति करें, अपने मार्ग पोजीशन के ट्रू दाएं और बाएं, अपने मार्ग पोजीशन के दाएं और बाएं गति करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दोलन गति करते हैं। जब कोई वस्तु अपने मार्ग पोजीशन के दाएं और बाएं गति करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, दोलन गति करते हैं। तो दोलन क्या गति क्या होता है, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दाएं और बाएं गति कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दोलन गति करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इट्स मीन पोजीशन ट्रू एंड प्रो। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कुलर गति क्या होता है,
सर्कुलर गति समझ लीजिए। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, दोलन गति एग्जांपल पेंडुलम। आवर्ती गति के बहुत सारे एग्जांपल होता है। देखिए एक दोलन गति आवर्ती गति हो सकता है, एक दोलन गति आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन सारे के सारे जो आपका ये सारे के सारे आपको दोलन गति आवर्ती गति हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आवर्ती गति दोलन गति नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे पंखा चल रहा है सर्कुलर पाथ पे गति कर रहे हैं, तो पंखा भी आवर्ती गति हो सकता है, घड़ी का सुई भी आवर्ती गति हो सकता है, लेकिन घड़ी के सुई के जो नीडल है, नीडल का गति आपका दोलन गति थोड़ी हो सकता है। दोलन गति के लिए किस माध्य पोजीशन के इधर उधर गति करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में, माध्य स्थिति में, नॉर्मल पोजीशन में इसको स्ट्रेच किए तो इसमें ऊर्जा भर गई, और अपने इसको स्ट्रेच के जैसे छोड़े ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो उसका एक माध्य पोजीशन है, माध्य पोजीशन से इधर और माध्य पोजीशन से उधर गति कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दोलन गति। ठीक है, वृत्तीय गति क्या होता है, इसका एग्जांपल समझते, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई भी वस्तु एक सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पाथ पे गति कर रहा हो तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि एक पाथ है वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति का जो केंद्र होता है ये सी होता है सेंटर, ये आर त्रिज्या होता है, ये सर्कुलर पाथ। जब कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देखिए भाई साहब कौन सी गति कर रही है, ये गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है तो कौन सा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए फैन, ये फैन जो ऊपर चल रहा है ये कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। एक वृत्ताकार पाथ बना रहे हैं उसी पर अपना गति कर रहा है। घड़ी का जो नीडल होता है, नीडल भी एक वृत्तीय गति कर रही होती है, तो इसको बोलते हैं वृत्तीय गति होती है। तो देखो वृत्तीय गति करें तो वृत्तीय गति करने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, ऐसे नहीं वृत्तीय गति करती। जैसे कि एक रस्सी में पत्थर को बांध लिया, पत्थर को बांध के और ऐसे घुमाया तो वृत्तीय पाथ पे गति कर रहा है। तो जो वृत्तीय गति होता है ना, उसमें जो लगता है बल, उसको बोलते हैं केंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, केंद्रीय, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, अप नहीं बोलते, अभिकेंद्रीय बोलते हैं। अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है बच्चों, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे गति कर रहा है, और वृत्ताकार पाथ पर ऐसे थोड़ी गति करेगा, कराने वाला कोई तो है वृत्ताकार पाथ पे गति कराने के लिए, तो जिस बल के कारण वृत्ताकार पाथ पे गति करता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि एक पत्थर है को रस्सी में बांध लिया, ऐसे 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 घुमा दी, जैसे पत्थर को छोड़ते तो पत्थर जाता सीधे निकल जाता। मतलब कि जब पत्थर यहाँ से घूम रहा है तो घुमाने वाला मेरा हाथ है, वो भाग रहा है, उस भाग को मैं इधर अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, भाग रहा है मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ कि तुम वृत्तीय पाथ पे गति करो। इसका मतलब जो अपकेंद्रीय बल, तो केंद्र की तरफ हमारे हाथ द्वारा बल लगाया जाए, फिजिकल फोर्स लगाया जाए, वही अपकेंद्रीय बल हो गया। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल को एफ द्वारा सूचित किया होता है, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। एफ क्या, अपकेंद्रीय बल, एम क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग, व्हिच इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। भी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस वेग से गति कर रहा है वो वेलोसिटी, और आर क्या होगा, त्रिज्या। आर क्या होगा, त्रिज्या, जिस सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है उसका जो त्रिज्या होता है वो आर होता है। तो ए बराबर एम जी बी स्क्वायर बाई, ये कब होता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका त्वरण होता है, क्योंकि आपको पता है इसका त्वरण भी होता है, इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ए बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, ए बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। और आपको पता है ये समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है ए बराबर एम ए। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, क्लास 6 में भी पढ़ा है, या फिर जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा बल के बारे में, क्लास 7 में पढ़ा होगा बल के बारे में, या फिर क्लास 8 में बल और दाब आपका चैप्टर ही नाम है, बल और दाब चैप्टर का नाम है। आप मैंने ये भी पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, आपको क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो देखो समीकरण पहले में ये एफ कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एम ए का मान किसके बराबर है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ये एम से एम कट जाएगा तो यहाँ से ए का मान जो आ जाएगा, यहाँ से ए का मान भी स्क्वायर बाई, ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान भी स्क्वायर बाई आर। ए का मान कितना आएगा, बी स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों, फिर से बोलो, बी स्क्वायर बाई आर, कितना, बहुत सुंदर, एक बार फिर से, कितना, बहुत सुंदर, ए बराबर बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से प्लीज, एक बार गुस्सा नहीं करना प्लीज, एक बार फिर से,
कितना? बहुत सुंदर। घर पे ऐसे नहीं बैठना है, चिल्लाते रहना है, घर में मम्मी पापा को डिस्टर्ब करते रहना है। कैसे? अपनी आवाज के द्वारा। अब ऐसे मत डिस्टर्ब कर देना फालतू में, ठीक है। ये ए बराबर बी स्क्वायर बाई आर। ए क्या होता है? अपकेंद्रीय त्वरण होता है। तो जब कोई वस्तु गति करता है वृत्तीय पाथ पर, तो उसमें त्वरण लगता है ए बराबर बी स्क्वायर बाई आर, बल लगता है ए बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। इस बल को क्या नाम बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इस बल को क्या नाम बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। ये बल कोई किसी के द्वारा लगाए जाते हैं। जिस वस्तु को वृत्तीय पाथ पर गति कराना है, जैसे कि पंखा गति कर रहा है, तो पंखा पर जो जिस पर लटका हुआ है, उस लटके के होने की वजह से गति कर, तो उसमें हम ऊर्जा दे रहे हैं। कौन सा? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, और विद्युत ऊर्जा इसको गति करा रहा है, ठीक है। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ये क्या एक्चुअल में उस वस्तु में किसी के द्वारा दी जाती है। जो बल होता है ना, ये बल किसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपने रास्ता नहीं भटके और रास्ता वृत्तीय पाथ पे ही गति करे, वृत्तीय रास्ता पे ही गति करे, ठीक है। चलिए समझ। तो आपको वृत्तीय गति भी समझ गया, वृत्तीय गति। अब घूर्णन गति क्या होता है? देखो, जब कोई वस्तु मतलब कि किसी एक फिक्स पोजीशन के चारों ओर गति करे, जैसे पृथ्वी की गति क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है। तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, अपने अक्ष है, ये अक्ष है और अक्ष के चारों ओर गति करता है, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखा भी घूर्णन गति कर रहा है, पंखा एक अक्ष है, उस अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है पंखा का डायना, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का घूर्णन गति है। रोटेशनल मोशन, रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल में क्या क्या रोटेशनल मोशन में इसका एग्जांपल आ जाएगा पृथ्वी का गति। जो पृथ्वी का गति होता है, कौन सी गति होती है? घूर्णन गति है। मोशन ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड इन अ रोटेशनल मोशन। तो आई होप गति के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। सरल रेखीय गति, लीनियर गति है ना, जो कोई ऑब्जेक्ट होती है एक सीधी रेखा में गति करे, सरल रेखीय गति, वृत्तीय आवर्ती गति का। तो जब कोई वस्तु अपनी गति को एक फिक्स समय अंतराल के बाद अपनी गति को रिपीट करे, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक मध्य पोजीशन के दाएं बाएं गति करे, तो उसको आवर्ती गति, दोलन गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पाथ में गति करता है, तो वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति को कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, ए बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। उसमें त्वरण लगता है, क्योंकि जब कहीं भी बल लगता है तो उसमें त्वरण होता है। त्वरण का मान ए बराबर बी स्क्वायर, ऐसे निकाले थे। फिर उसके बाद घूर्णन गति का रोटेशनल मोशन का, तो जब कोई वस्तु एक किसी अक्ष के चारों ओर गति करे, तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। एग्जांपल भी सबका मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है जी। तो एक बार थम्स अप कीजिएगा अपने घर में, जहां भी बैठे होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से एक बार थम्स अप कीजिएगा और चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा जी सर क्लियर हो गया, ठीक है। जिसको जिसको ये चीजें क्लियर हो गई, एक बार चैट सेक्शन में जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा हाँ सर ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के प्रकार के बाद अगला जो हमारा सेक्शन होता है वो पढ़ना पड़ता है किसके बारे में? जी बहुत सुंदर, किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़त्व। इसका एग्जांपल बहुत प्यारा प्यारा एग्जांपल मैं समझाऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो जड़त्व होता है ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। मतलब फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, ये फिजिक्स हमारे नेचर, प्रकृति, हमारे लाइफ से रिलेटेड। मतलब फिजिक्स इज जस्ट लव, एक प्योर नेचर, नेचर का हर घटनाएं, हर जितने भी घटनाएं होते हैं, फिनोमिना होते हैं, जितने भी अकरिंग घटनाएं होते हैं, सारे के सारे का रीजन कौन देता है? फिजिक्स में। एक बार मैं बेसिक्स भी बताऊंगा, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। एक बेसिक्स वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स का, इसके पिता कौन है, इन सारी चीजों को बताऊंगा और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों प्यार से समझिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम प्यार से बता रहा हूँ और आपको भी एकदम प्यार से इम्तिमान से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। एकदम धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर मैं धीरे स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है तो जरूर मुझे बताइएगा, हाँ सर आपको थोड़ा और तेज पढ़ाना चाहिए। अगर मैं ज्यादा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो इसके से बताना है, अगर ज्यादा फास्ट है तो भी बताइएगा सर थोड़ा सा धीरे कीजिए, ठीक है। आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगला जो क्लास होगा किस सेक्शन पे चाहिए
केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में, जिस सेक्शन पे है साइंस से रिलेटेड, क्लास 6 से 12 साइंस से, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, उस चीज पर मैं वीडियो बनाऊंगा। एकदम जो भी समझाऊंगा एकदम प्यार से, और मैं पूरा गारंटी, ये भरोसा रहेगा कि क्योंकि ये प्रॉपर 8 साल के एक्सपीरियंस है बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों से मुझे प्यार मिले, वही प्यार मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वही प्यार मुझे आप दे, और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, जो चीजें मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जड़त्व क्या होता है? इसको जड़त्व को इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व क्या बोलते हैं बच्चा? जड़त्व को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कोई वस्तु होती है ना, कोई देखिए वस्तु का ही बात करें, प्रकृति में जो भी चीजें होते हैं, हर चीजें अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मैं बोलूंगा बच्चा कि तुम्हारे पास फोन चलाने की आदत हो गई 2 घंटे की, वो आदत छोड़ने में कितना समय लगा? बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। आजकल देखो जो जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन है, उस डिस्ट्रैक्शन में बिना फोन के कोई रह नहीं सकता। तो ये एक प्रकार की आदत है, और आपको भी पता है किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, तभी छोड़ सकते हैं। वैसे ही जड़त्व कुछ ऐसा ही है, वैसे ही धैर्य है। उधर जड़त्व क्या बोलता है? जड़त्व किसी वस्तु के अंदर का वह गुण है जो अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु के अंदर का वह आंतरिक गुण है जो अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मैं डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूं, आप डिफिनीशन जरूर लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। एक बार वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो हर बार पॉज करके आप इस चीज को आप लिख लीजिएगा। आ रही समझ में? बोलो यस और नो। यस, थम्स अप करना, थम अप करना जब आपको समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ रहे, मैं फिर से वापस उस चीज में वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा बच्चों, जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी वस्तु का अंदर का या आंतरिक वह गुण होता है जो अपने होने वाला परिवर्तन का विरोध करता है। जो जड़त्व होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ठीक है, पहला जो जड़त्व होता है क्या होता है? दिशा का जड़त्व, डायरेक्शन। डायरेक्शन का स्पेलिंग DIRECTION। जो दूसरा होता है बच्चा आपका गति का, मोशन का जड़त्व। जो तीसरा होता है वो विराम का जड़त्व। तो डायरेक्शन इनर्शिया में होता है, डायरेक्शन मोशन में होता है, और ये रेस्ट का इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख देता हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आया समझ में? चलिए अब प्यार से समझते हैं विथ एग्जांपल। ठीक है, इनर्शिया डायरेक्शन, डायरेक्शन का इनर्शिया कब होती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब होती है? मैं समझाता हूं, देखिए समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। जो मुझे मैं समझाऊंगा बिल्कुल समझ में आएगा, ये इट्स माय पास्ट एक्सपीरियंस। ये बच्चों ने जो भी चीजें मैं बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं आपको आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये वीडियो वर्चुअल है, हमारा जो कनेक्शन है वर्चुअल कनेक्शन से, हम नहीं समझ पा रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये चीजें तब समझ में आएगी जब आप मुझे बताएं, और जब मैं क्लास में होता हूँ, जब मैं क्लास में चीजें मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा आराम एकेडमी कोचिंग भी है, जिसमें हम लोग इस कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। लास्ट 5 साल से इस फील्ड में नहीं, इस कोचिंग में हम जुड़े हुए हैं, ये हमारा ही कोचिंग है। ठीक है, तो वहां पर बच्चे से हमें समझ में आती है किस बच्चों को किस तरह से बताना, और कब बच्चों को समझ में आती है, कब बच्चों को समझ में नहीं होता है आती है। ठीक है, तो दिशा का जड़त्व क्या होता है समझिएगा एकदम प्यार से, इम्तिमान। ठीक है, एकदम प्यार से समझिएगा। देखिए जब आप किसी 4 व्हीलर से जाते हैं, किसी रोड पे जा रहे होते, अचानक से दिशा में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो
तो अचानक से दिशा में परिवर्तन करना होगा तो देखते हो क्या होता है उस केस में, जब गाड़ी मुड़ती है, ड्राइवर स्टीयरिंग जो भी है ड्राइवर उसको पकड़ के ऐसे घुमाता है, आप भी अगर ऐसे जाते हो तो ऐसे टेढ़ा हो जाते हो, अगर उधर जा रही है तो आप ऐसे हो जा रहे हो। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब ये है, इसी को तो दिशा का जरूरत बोलते हैं, यही तो दिशा का जरूरत है, बिल्कुल यही दिशा का जरूरत है। ऐसा समझ में बिल्कुल सिंपल है, कैसे समझिएगा फिर। हमने क्या बोला, दिशा की जरूरत में, दिशा की जरूरत होती है जो अपने होने वाला दिशा का विरोध करेगा। जो एक्चुअल दिशा क्या था, सीधे जाना, अब मोड़ रहे हो भाई साहब, कैसे मोड़ सकते हो बिना परमिशन लिए? कैसे मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते हो ना। इस चीज का विरोध करेगा, कौन विरोध करेगा? जरूरत विरोध करेगा। तो उस केस में क्या होता है, पता है क्या होता है? समझो क्या होता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे लेना है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे सीट के साथ, गाड़ी के साथ अटैच है, और ये वाला पार्ट अटैच नहीं है। इट मींस दैट ये वाला भाग हमारे गति के साथ मोशन है, वैसे तो हमारा पूरा बॉडी ही गति में, लेकिन सीट के साथ जो पार्ट अटैच है वो आगे निकल जाता है और ये इधर ही रहता है। तो हमें लगता है कि हम ऐसे मुड़ गए, मुड़ते नहीं है, ये वाला भाग आगे चला जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना, हमारा बॉडी के जो नीचे वाला भाग है, ये आगे चला जाता है, मतलब थोड़ा सा टर्निंग के दौरान ऐसे घूम जाता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें पीछे की तरफ आगे। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि यही आगे चला जाता है, हम पीछे की तरफ ऐसे नहीं होते हैं। हम जहाँ है ये वहीं पर रहता है, ये वाला आगे, ये नीचे वाला आगे चल जाएगा तो नहीं लगेगा कि हम पीछे थोड़ा आगे हैं। ये ऐसा महसूस होता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि हम पीछे की तरफ ऐसे लुढ़क है। नहीं, हम लुढ़कते नहीं, हम जिस दिशा में, वही दिशा में ये वाला भाग आगे चला जाता है, तो हमें ऐसा लगता है। तो आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? किसी मोड़ पर मुड़ती हुई कार, उस केस में दीजिए। अब आता है गति का जरूरत, इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन का एग्जांपल, चलती ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो फिर कूदोगे, विरोध करेगा, तुम्हारा विरोध नाक मुंह भवन सब बराबर हो जाएगा। इसलिए जब चलती ट्रेन से कूदते भी हो, आप उतरते भी हो, तो उस केस में आप क्या करते हो बच्चों? उस केस में आप थोड़ा सा जैसे उतरते हो, उतरने के बाद दौड़ लेते हो। क्यों? समझिएगा। जब ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में हर वस्तु जो ट्रेन के अंदर है वो भी चल रहा, ट्रेन के अंदर आप भी थे, तो आप भी गतिमान में था। तो आप गतिमान में थे, तो ये सही क्या बोलेगा, भाई साहब तुम गति में तो गति में रहो ना, क्यों इसका विरोध कर रहे हो? क्यों इसका विरोध कर रहे हो? अच्छा, विरोध करेगा, ठीक है, ले बेटा, तुमको ही मैं विरोध करूंगा। तो तुम विरोध करेगा तो मुँह के भरी तुम गिर जाते हो, मुँह के भरी क्या हो जाते हो? गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि आपने विरोध किया, और विरोध किसी को पसंद नहीं है। विरोध किसी को पसंद नहीं। आप किसी का विरोध कीजिएगा, वो आपका विरोध कर देगा, वो आपको वो आज के बाद से वो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका विरोध किया। अरे विरोध जब तक नहीं करोगे बच्चा, आपको प्रॉब्लम होगी जीवन में। अगर आगे बढ़ना है तो विरोध करना पड़े, हर चीज में हाँ नहीं बोलना है, कभी ना भी बोलना है, किसी का विरोध भी करना है। जब तक आप विरोध नहीं करोगे ना, तो उससे क्या दिक्कत होगी? उससे ये दिक्कत होगी, आपको हर लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसका एग्जाम्पल कैसे, जब ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन से उतरते समय बोला जाता है कि आप भी जब उतर रहे हो, पहले ही बोला जाता है कि ट्रेन से चलती ट्रेन से उतरना नहीं है, उतर रहे हो तो उस केस में क्या करना है? उस केस में तो आप भी थोड़ा सा दौड़ लो। जो भुंजा बेचने वाले हो, तो जो पानी बेचने वाले हो, तो देखते हो क्या होता है, चलती ट्रेन में उतर जाते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। क्यों? उनको हैबिट हो गई, उनको आदत, अपने आप को बैलेंस करने के थोड़ा वो भी दौड़ लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो भी दौड़ लेते हैं। तो गति का जड़त्व। तीसरा विराम का जड़त्व क्या होता है? इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं गति का। जब देखो ट्रेन है या फिर बाइक है, बाइक पे बैठे हो या फिर फोर व्हीलर में बैठे हो, अचानक से ब्रेक मारा, अचानक से ब्रेक मारा, ऐसे गिर जाते हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। क्या होता है मैं समझाता हूं। फोर व्हीलर चल रही थी, फोर व्हीलर के आप सीट पे बैठे थे, सीट के साथ बैठे, तो ये जो आपका बैक साइड है वो भी सीट के साथ अटैच था। क्यों? क्योंकि आपने सीट में, ऐसे तो थोड़ी ना तुम खड़ा होकर जा रहे हो, एग्जाम्पल में खड़ा होकर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में ऐसे
कभी सीट मिलती है कभी नहीं सीट मिलती है। लेकिन मैं उस एग्जाम्पल को बात कर रहा हूँ जिसमें हम कोई किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे, 4 व्हीलर मस्त एसी हवा खाते हो जाए, अचानक और स्पीड भी है 110 का 111 की स्पीड से जा रहा, अचानक से कुछ सामने आ गया, गाड़ी आ गई, डायरेक्ट डिस्क ब्रेक मारा और ऐसे गिर गया। ऐसा क्यों होता है? ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपका मोशन का, एनर्जी इन मोशन का एग्जाम्पल है। कैसे? शरीर था, ट्रेन चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के अंदर बैठा यात्री वो भी चल रहा था, ये बोला था हम भी चल रहे हैं, तुम कैसे रुक सकते हो, नहीं रुकना है तुम्हें, ये बोला कि नहीं हम रुक गए, तो ये बोलेगा हम नहीं रुके, जा लो गिर गया। तो विरोध कभी नहीं करना, ठीक है? विरोध करके तुम्हारा विरोध हो जाएगा, ठीक है? विराम का जरूरत, ये समझिएगा विराम का जरूरत क्या होता है, एकदम बिल्कुल एकदम प्यार समझिएगा। इसका एग्जाम्पल समझते, एकदम अपाची पे बैठे हो, ठीक है, मस्त अपाची चलाने वाले हो, अचानक से चालू किया, अरे पीछे की तरफ लुढ़क जाता हो, क्यों? क्योंकि अपाची रेस्ट में थी, गति नहीं कर रही थी, आपके जो ये पैर अटैच था वो भी रेस्ट में था, तो बोलेगा पूरा शरीर भी रेस्ट में था, बिल्कुल था। जब गाड़ी चली तो ये भी भाग चला, तो ये भाग बोला कि हम तो तुम्हारे साथ अटैच ही नहीं है, गाड़ी की सीट पे बैठे ही नहीं है, हम तो तुम्हारे साथ ऐसे बॉडी तो हमारा अटैच है लेकिन गाड़ी के साथ नहीं बैठे, तो ये वाला भाग आगे चल जाता तो हमको लगता है कि आप पीछे लुढ़क है। नहीं बच्चों, बच्चा ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? तो क्या होता है इस केस में समझिएगा, वो क्या होता है आगे की तरफ बढ़ जाता है, जब ये आगे की तरफ बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला बोलते हैं कि हम जहाँ थे वहीं रहेंगे, ये इधर हो जाता नहीं तो हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, नहीं ये आगे चला जाता है। तो आपको समझ क्लियरली विजुअल हो गया होगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या होता है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, ये क्या होता है जब ट्रेन चल रही तो पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं, विराम हो जाता। तो जरूरत के बारे में क्लियरली आपको समझ में आएगा, आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं जरूरत के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चे। क्या हो रहा है भाई, क्यों मारकर गिर रहे हो भाई साहब? मार्कर हमारा गिर रहा है, धोखा दे रहा है हमें, नहीं ऐसे नहीं धोखा दे सकते हो, बिल्कुल नहीं, कैसे धोखा दे सकते हम और हमारा मार्कर? ओहो क्या हो रहा है मेरे साथ आज बच्चा, लग रहा है कुछ कांड होने वाला है मेरे साथ। जय माँ सरस्वती, गलती से माफ कीजिएगा कुछ अगर गलती हो जाएगा तो, क्योंकि मार्कर भी 2 बार गिर गया और हमारा इस डस्टर भी गिर रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है गति का समीकरण, पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं न्यूटन गति का नियम। काफी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन गति का नियम। ये 3 नियम मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह समझाऊंगा, एकदम भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश जैसे कहोगे वैसे समझाऊंगा, लेकिन बच्चे याद करवा कर छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि याद करवा कर छोड़ूंगा, मीन्स याद करवा कर छोड़ूंगा। याद नहीं करवाया तो फिर बताना मुझे, अब भी मैं याद करवा दूंगा, जस्ट कंसंट्रेट करके पढ़ना, एकदम फोकस से करना, अब भी याद हो जाएगा। कैसे समझ? पहला, पहला नियम न्यूटन के गति के पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम एक चीज समझिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम होता है, ये फर्स्ट नियम होता है, पहला नियम को जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहले नियम क्या बोलते हैं? किसका? फिर से बोलो, एक बार फिर से जोर से बोलो, क्या? जड़त्व का नियम। फिर से बोलो वंस अगेन, गुस्सा नहीं करना है बच्चा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? देखो जब तक मुंह खुलेगे नहीं, बोलोगे नहीं ना, तो फिर आपको हमारा वर्चुअल कनेक्ट है जी, कहीं नहीं समझते हो, बड़ा भाई हूँ, भाई का बात थोड़ा समझो,
वर्चुअल कनेक्टेड है, जब वर्चुअल कनेक्टेड है तो उस केस में हमारा इंटरेक्शन बनी रहे, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलो, कुछ बोलो, तब हमारा और आपके बीच अटैचमेंट होगा। हमारा और आपका अटैचमेंट तभी हो सकता है that you have to speak, you must have to speak, whenever I ask to speak, you have to speak, तभी आपका और हमारे बीच कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, बोलो हाँ या नहीं। बिल्कुल हाँ। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम क्या है, आया समझ में? बिल्कुल आया समझ में, उस पहले ही समझा दिया, गधा कहीं का। बुरा नहीं मानना, बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, समझ में आया? बुरा बिल्कुल नहीं, बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई का बात को बुरा नहीं मान, ठीक है, मैं दोस्त बड़ा भाई हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बोलो हाँ या नहीं। हाँ बोलना, ना नहीं, ना नहीं बोलना है, हाँ बोलना। ठीक है, बिल्कुल। तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, सॉरी, पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम। और ये जो पहला नियम होता है ना, पहला नियम बल का परिभाषा भी देता है। ठीक है, ये बल का परिभाषा भी देता है। समझिएगा बल का परिभाषा कैसे देता है, एकदम समझिएगा। देखिए पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम ये बोलता है जब कोई भी वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी। भाई साहब ये तो सिंपल सी बात है ना, जब कोई वस्तु चल रहा है तो चलती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। है किसी में दम जो हटा दे? हाँ है, किसमें? बल में है। इसका मतलब जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में है गति रहेगा तब तक जब तक कोई दूसरा बाह्य बल आरोपित नहीं हो। ऐसा समझ में बच्चा? क्या जब कोई वस्तु चल रहा है तो चलती में रहेगा तब तक जब तक उसमें कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। जब कोई वस्तु चल रहा है या फिर जब कोई वस्तु गतिमान की अवस्था में तो गति की अवस्था बनाए रखेगी, या फिर स्थिर की अवस्था में या विराम की अवस्था में तो अपनी विराम की अवस्था बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना, जब तक उसमें कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। जैसे ये मेरा मार्कर मेरे पोडियम पे रखा है, ना ये हिल रहा है ना डोल रहा है, इट मींस दैट कि ये बता रहा है, ये बयां कर रहा है कि न्यूटन ने गति का पहला नियम का फॉलो कर रहा है। ये बोल रहा है कि देखो अगर तुम मुझे हिलाना चाहते हो तो बल लगाना पड़ेगा, बिना बल का पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बल लगाया अपने हाथ द्वारा, देखो हिला के इसको डांस भी करा दिया, ढिमिक 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 डांस भी करा दिया। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। तो जब इसको हम डांस भी करा दिया तो ये देखो, तो एक चीज समझना है, दो चीजें। पहला कि जो पहला नियम होता है जड़त्व का नियम होता है, दूसरा बल का परिभाषा। बल का परिभाषा जड़त्व का नियम के साथ कैसे रिलेट करते हैं? क्योंकि बल का परिभाषा क्या बोलता है, बल का परिभाषा ये कहता है ना कि जब कोई भी वस्तु पर बल लगती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो तो बल लगाना पड़ेगा। अगर इफ यू वांट टू चेंज इट्स स्टेट यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी समझना, इसका मतलब ये हुआ, यही तो बोला है पहला नियम कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक उसको कोई बाह्य बल आरोपित नहीं। कब तक? जब उसमें बाह्य बल आरोपित नहीं। यही तो बोलता है बल का परिभाषा। अगर किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन करना है तो बल लगाना पड़ेगा। जरूरत भी तो यही बोला कि अपने होने वाला परिवर्तन का विरोध कर रहा है, होने वाला परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध कर रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, बल लगाना पड़ेगा। तो तीनों का कहीं ना कहीं मतलब सेम। दूसरा नियम क्या बोलता है? पहला नियम क्लियर हो गया, मैंने प्रॉमिस किया था याद करवा दूंगा, याद हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल याद होगा दोस्त, क्यों नहीं होगा? ये देखो, ये डस्टर है, ऐसे पड़ा हुआ है तो स्थिर है तो स्थिर में रहेगा, गति में करे तो गति में रहेगा, तब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं। आया समझ में? बोलो हाँ या नहीं। यस, यू गॉट इट। कैसे नहीं समझोगे? समझा दूंगा भाई साहब, ऐसे थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, समझा दूंगा। दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम बल का मान देता है या बल का सूत्र देता है। बल का सूत्र देता है, फॉर्मूला। बाबू सोना फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला। क्या देता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला,
फॉर्मूला डेटा, डेटा है, फॉर्मूला डेटा है, ठीक है। चल देखो, है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल फार्मूला देता है, समझिएगा, ठीक। देखिए कैसे, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझना प्लीज प्लीज। मैं बोला हूँ समझा दूंगा, डोंट वरी बच्चा, डोंट वरी, मैं बोला हूँ समझा दूंगा, ठीक से नहीं समझते। संवेग, संवेग जानते हो क्या होता है? यू नो व्हाट इज संवेग? यू नो, यू डोंट नो, डोंट वरी, आई एम हियर टू यू, मेक यू अंडरस्टैंड ना, आई एम हियर टू यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो संवेग को पी से देखो, संवेग बराबर क्या आता है? अगर द्रव्यमान को किसी भी वेग से गुना करेंगे तो संवेग मिलेगा। अगर द्रव्यमान को किसी वेग से गुना करते तो हमें क्या मिलेगा? संवेग मिला। अगर किसी द्रव्यमान को वेग से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संवेग मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब संवेग P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। बहुत सुंदर, देख, तो जब कोई वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। जब किसी वस्तु में द्रव्यमान हो, उसका वेग हो तो संवेग होगा। हर वस्तु चल रही है तो उसके पास संवेग है। कोई भी वस्तु है अगर चल रही है तो उसके पास क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग है। समझ आया? बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कैसे, तो जब कोई वस्तु चल रही है तो उसके पास मतलब कोई वस्तु है तो ये सिंपल सी बात है, उसके पास द्रव्यमान होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? समझाया नहीं है कि पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जो इसमें कुछ न कुछ आयतन घेरे, उससे तो पदार्थ बोलते हैं। तो जब वस्तु है मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है और चल रहा है तो उसके पास क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग है। बहुत सुंदर दोस्त, बहुत सुंदर, ठीक है। तो संवेग है, तो संवेग माना द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। P बराबर m, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, ठीक है। संवेग समझ में आ गया? जब संवेग समझ गया दोस्त ना, तब फिर आपको देखो न्यूटन गति का दूसरा नियम समझा देते। एक बार भोजपुरी में समझा दे, मतलब भोजपुरी में समझाने, भोजपुरी में बोलूंगा ना, ये ऐसा बोलेगा तो बोल भी दूंगा, बट डोंट वरी, भोजपुरी में आती है मुझे, बहुत सुंदर आती है, टाटा मरते हो, ठीक है। भोजपुर से होकर अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, बिहार में आरा से बिलोंग, क्या समझ रहे हो? ठीक है। देख, तो क्या होता है संवेग? P, पहले समझाना था ना, इसको याद करवाना था ना। दूसरा नियम क्या बोलता है? मतलब समझ, मतलब समझ दोस्त, मतलब समझ, मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु अगर जितना बल लगाएगा उतना तेजी से भागेगा। अरे भाई सिंपल बात है ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है? सिंपल बात है, किसी वस्तु को जितना एक्सीलरेटर दोगे उतना तेजी से भागेगा। अरे दोस्त, इसमें समझने वाली क्या है? किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना तेजी से भागेगा, किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना तेजी से भागेगा। इसमें छोड़, क्या ऐसा चीज है जो समझने वाला है? बता बता, क्या है? कुछ नहीं है ना दोस्त, समझ गया ना? मैंने बोला था याद करवा दूंगा, प्रॉमिस किया था, याद हुआ? नहीं, नहीं याद हुआ तो सुनो, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसे मैं सुन बोल देता है, बुरा मत मानना, प्यार से मैंने बोला, मेरे जो जज्बात को समझना, कभी कभी निकल जाती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस। दूसरा नहीं, क्या बोलता है इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका देखते हैं, लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट है। संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी आपको पहले वीडियो में समझाया था, अगर आपने देखा होगा तो डेल्टा पी होता है और एक डीपी होता है। डेल्टा पी का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है? बड़ा परिवर्तन, इसको डेल्टा बोलते हैं। और डी का मतलब क्या होता है? छोटा परिवर्तन। डी क्या होता है? छोटा परिवर्तन। डी क्या होता है? छोटा परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन की दर
संवेगीय परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेगीय परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेगीय परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझिएगा, ये सब पता ना क्या लिख दिया लैंग्वेज में। मतलब ये है कि जितना तेजी से बल लगाओगे, जितना बल का मान बढ़ाओगे, उसमें उतना ही उसके संवेगीय परिवर्तन होगा, मतलब उतना ही उसके वेग में परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, संवेगीय परिवर्तन के जो दर होता है उसको बोलते हैं बल बराबर समानुपाती होता है तो बल को एफ द्वारा, इसको थोड़ा सा ये चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बल को एफ द्वारा सूचित करते हैं। एफ समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन, डेल्टा पी बोलते हैं भाई, दर को डेल्टा टी बोलते हैं। एफ के कांस्टेंट होता है, किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाते तो हमें कांस्टेंट मिलते हैं, तो के बराबर डेल्टा पी बाई, चूंकि ये के कांस्टेंट है जिसका मान कितना तो एक होता है, तो ए बराबर के डेल्टा पी बाई। अभी P का जो P होता है संवेग होता है, P बराबर एम बी होता है क्या, तो P की जगह एम बी लिख सकते हैं क्या, F बराबर के डेल्टा P की जगह क्या लिखेंगे, एम बी बटा, क्योंकि M तो कांस्टेंट है ना दोस्त, क्या M कांस्टेंट है तो डेल्टा V बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। इस M को बाहर निकाल दिए, क्योंकि ये नियत है, मान द्रव्यमान किसी का बदलता है। ऐसा थोड़ी है कि घर पे है तो द्रव्यमान बढ़ गया, यहाँ आके तो घट गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान तब बदलेगा जब दूसरे ग्रह पे चल जाओ, तुम एलियन बन जाओ, एक ग्रह से चंद्रमा मून दूसरे ग्रह पे चल जाओ, द्रव्यमान बदल जाएगा। एक ग्रह पे पृथ्वी पर द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है, बदलता है लेकिन पढ़ना नहीं है। क्लास 11 का टॉपिक है, तो मेरा बाबू ध्यान नहीं देना है, आपको मान के चलना है। क्लास 9 से 10 तक द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। ए बराबर के का मान तो एक है ना, तो के का मान यहाँ पर रख सकते हैं, तो के का मान यहाँ रख दो, क्योंकि देखो के का मान है। तो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को त्वरण बोलते हैं क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण आ गया, ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए। याद हुआ, मैंने बोला था याद करवा दूंगा, हुआ, बिल्कुल हो गया। अरे कैसे मैं पढ़ाऊं, याद ना हो ही नहीं सकता। ए बराबर एम, यही तो होता है, ये तो मैंने बल का सूत्र देखो। बल वाला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। एम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का SI मात्रक, दो SI मात्रक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। न्यूटन आपका क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI मात्रक है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। तीसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम समझते हैं, और क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी क्लास 8th के लिए इतना ही पढ़ना है, क्लास 8th के लिए इतना, क्लास 9th के लिए और कुछ पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो अगला सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, और एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस में करूंगा, ये क्लास 9th के लिए। ठीक है, v बराबर u प्लस 80, s बराबर u प्लस हाफ a स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2s। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण हमें समझना है और डेरिवेशन करना है एक ग्राफिकल मेथड द्वारा, तो मैं कराऊंगा दूसरा जब लेक्चर लाऊंगा तब। ये फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th आल्सो, बट दैट लेक्चर्स एंड जो दूसरा लेक्चर हो जाए, दिस दैट लेक्चर ओनली विल बी इंपॉर्टेंट फॉर 9th ओनली, नॉट फॉर 8th। ये लेक्चर दोनों के लिए, क्लास 8th और 9th के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th एनएमएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं डायरेक्टली, मैं बताऊंगा, एग्जांपल भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए
तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देखो, यहाँ पर पहला नियम को हटाते हैं, तीसरा नियम को करते हैं। जो थर्ड नियम क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। क्या बोलता है कि अगर मैं एक तड़ाक बिना मार दूं तो जितना बल मैंने हाथ से इस पर लगाया, गाल में उतना ही बल से, जैसे मैंने बोर्ड पर ऐसे मार दिया तो बोर्ड पर जितना बल लगाया उतना ही पर, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत बात किया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत की प्रतिक्रिया। बराबर और विपरीत मतलब जब बल लगेगा किसी पर तो उतना ही बल वो भी लगाएगा जितना बल हम लगाएंगे, लेकिन प्रतिक्रिया उल्टा होगी, विपरीत होगी। प्रतिक्रिया क्या होगी? विपरीत। बिल्कुल सही जवाब। विपरीत का मतलब क्या था कि मैं जिस बल से, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, एक पिंड है, इस पर बल लगाया F बराबर 5 न्यूटन से, ये ब्लॉक भी हमें 5 न्यूटन से बल अपोजिट डायरेक्शन लगा, इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कभी कभी बच्चे को मार देता हूं तो दुखी नहीं होना है बच्चा मेरा, क्यों? हमें भी चोट लग रही है। ये सर, जब आपको चोट लगती है तो फिर आप क्यों नहीं रोते हो? आप क्यों रोते हैं? क्योंकि बच्चा पता है क्यों रोते हैं, क्योंकि हमें जब चोट लगती है ना, हम स्टिक से मारते हैं। अगर हाथ से मारते तभी भी हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरा हाथ काम करते करते एकदम खेती वाला काम किया, पता है, कुदारी भी चलाया ऐसे करके, कुदारी चलाया, काम किया तो ये हाथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं आपको सॉफ्ट चीज, इसीलिए हाथ पे नहीं मारता हूँ, कहाँ मारता हूँ? गाल पे मारता हूँ, मुंह पे मारता हूँ, भीतर मारता हूँ, बॉडी पे मारता हूँ। ये सॉफ्ट चीज है, बट ये हार्ड है। ऐसा समझ में? बिल्कुल। तब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत। इस एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने समझाता है कि जरूरतों के एग्जांपल से पहला समझ सकते हैं, जैसे कि कांटी ठोकना है, तो कांटी ठोकना है तो लंबा मारते खींचते हैं, तब ऐसे करते, मतलब कि ये ऐसे किए तो ये गति, दूरी बढ़ गया तो गति में हो गया तो और ज्यादा बल लगेगा ताकि कांटी अंदर लग जाए। जैसे कांटी से मारना होगा इसी से, इस पर तो ऐसे मारेगा तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे कर दिया तो ज्यादा दूरी बढ़ गया। जब दूरी देगा तो ये क्या गति में है, तो गति में है तो ज्यादा बल लगेगा, तो गति में रहना चलता और इसको आगे ढकेलने का कोशिश करेगा, और आगे ढकेलने की कोशिश करेगा तो वहां पर किसी दीवार में कांटी ठोकना होगा तो कांटी को ठोक सकते। दूसरा, ये जब दूसरा गति का नियम एग्जाम्पल समझ सकते हो, देखते हो, अगर किसी को बंदूक से या फिर क्या बोलते हैं, दूसरा जो नियम होता है गति का, ये आप समझ सकते हैं किस में? ये रॉकेट में समझ सकते हो। जो रॉकेट होता है ना, न्यूटन गति के दूसरे नियम को फॉलो करता है। संवेग का नियम होता है, ये क्लास 9th के लिए 8th वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझना है। तीसरा नियम समझ सकते हैं। तीसरा नियम, पृथ्वी पे जो चलते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया की समझ सकते हैं। जैसे हमें बल लगाया तो मैं पृथ्वी पर अपने पैर से बल लगाया तो पैर भी, पृथ्वी भी हमारे आगे की ओर ढकेल दिया था, हम चल पा रहे। क्या 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 किया मैंने? जैसे कि मैंने अपने पैर से पृथ्वी पर बल लगाया तो पृथ्वी भी हमारे पैर पर बल लगाई, हम आगे बढ़ पाए। आया समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार दुलार का आपके प्यार दुलार का प्रतीक्षा रहेगा। जरूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने प्यार और दुलार को जरूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा अगला वीडियो किस सेक्शन पर चाहिए, आपको किस टॉपिक में चाहिए, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में। ठीक है, इसमें से और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, अब इसमें जिसमें सबसे पहला कमेंट है अगला वीडियो में, उसमें उस बच्चे को मैं नाम दूंगा। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा, अगर जिसका इसमें पहला कमेंट आएगा, उन बच्चे का, उन प्यारे दोस्तों का, उन भाई का, उन बहन का मैं क्या करूंगा, उनका नाम लूंगा वीडियो में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगला वीडियो में। तो जो पहले कमेंट करेगा, पहले 10 कमेंट का नाम लूंगा नंबर वाइज करके। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगा। बहुत मजा आया इस वीडियो को बनाकर। अभी प्यार दुलार दीजिएगा जरूर, और आप मुझे बताइएगा किस चीज़ पर और हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमारा पढ़ाई कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छा लग रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपना फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, एक बार थोड़ा अपना समय निकाल कर जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके।